भारद्वाज और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सेल में। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक को लेके आए यहाँ कोलिजन थ्योरी। इससे पहले हम सबने क्या सीखा था, आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में जाना, उसके बाद हमने एंजाइम्स की बात की और अब हमारे पास क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बचता है केमिकल काइनेटिक्स का, वो क्या है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी आई ही क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा था टेम्परेचर का, जिसको किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, एरिनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, लेकिन वो उसको काफी हद तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने अपनी थ्योरी भी, अपनी इक्वेशन भी रखी। उसकी इक्वेशन क्या थी, एरिनियस इक्वेशन, K इज इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाय RT। ये कौन सी इक्वेशन है दोस्तों? ये है एरिनियस इक्वेशन। लेकिन ये एरिनियस इक्वेशन क्या है, सिग्निफिकेंटली अपने इफेक्ट को शो नहीं कर रही थी, टेम्परेचर के इफेक्ट को, किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो उसके बाद और आगे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने काम किया। कौन से साइंटिस्ट ने काम किया? मैक्स स्ट्रॉन्ज और विलियम लुइस ने काम किया और उन्होंने एक बेटर एक्सप्लेनेशन दी। क्या दी? एक बेटर एक्सप्लेनेशन दी। किसके रिगार्डिंग? कि कैसे जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि टेम्परेचर के ऊपर उसका इफेक्ट क्या रहेगा, एनर्जी फैक्टर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा। इन सब के बारे में उसने अपनी बातें रखी इन दोनों साइंटिस्ट ने और उसको नाम दिया गया क्या, कोलिजन थ्योरी, उसको नाम दिया गया। देखिए इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो काफी ज्यादा क्या थी, सेटिस्फैक्टरी थी, इसलिए इनकी सराहना भी काफी ज्यादा की गई। इनकी थ्योरी के अंदर होता क्या है, इनकी थ्योरी के अंदर हमने ये माना कि जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्होंने माना वो क्या है, टाइनी हार्ड स्फीयर्स है। वो क्या है, टाइनी हार्ड स्फीयर्स है। और ये भी माना गया कि केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। क्या होंगी उनके बीच, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच क्या होना जरूरी है, इफेक्टिव कोलिजन्स होना जरूरी है। साथ ही साथ किसके बारे में बात की गई, एक फैक्टर के बारे में बात की, जो क्या है हमारे पास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या नया फैक्टर आया हमारे सामने, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नई टर्म सामने आपको देखने को मिलती है। क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? अगर हम बात कर ले तो जितनी भी हमारी कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, आपस में कोलिजन्स होती है, टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। जितना एक ही सेकंड के अंदर और जितना वॉल्यूम हमने ले रखा किसी भी रिएक्शन मिक्सचर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन भी क्या हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जो हमारी क्या होती है, 2 और उससे ज्यादा स्टेप्स में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या होता है, हम मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, है ना, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये बात कर रखी है। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उनके लिए हम मोलिकुलरिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां हमने क्या माना है, हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है A और B, जो हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन हुई है तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, माइनस dx बाय dt। क्या होगी, माइनस dx बाय dt। और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जो कोलिजन थ्योरी थी उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड करेगी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, कितने मॉलिक्यूल्स वहां जाके टकराते हैं। तो ZAB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ZAB रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। और जो हमारे पास F है, जो क्या है हमारे पास F के हमारे पास वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो क्या करते हैं, जिनकी कोलिजन्स इफेक्टिव है, उनको हमने कंसीडर किया है। तो उसी के ऊपर, इन दोनों फैक्टर के ऊपर क्या होगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। और जो वैल्यू हमारे पास क्या है, F की है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose collisions are effective, अगर उसको हम डिटरमाइन करना चाहें तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या है, इसकी वैल्यू का पता चलता है। ये क्या हमारे पास एक फैक्टर है, बोल्ट्जमैन फैक्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, E की पावर माइनस EA बाय RT।
ई क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, और कैपिटल ई क्या हमारे पास एनर्जी, आर क्या हमारे पास गैस कांस्टेंट, टी क्या हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। हम जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व यहाँ करते हैं काइनेटिक्स के अंदर, उसकी जो टेम्परेचर की यूनिट लेते हैं हम, किसमें लेते हैं, केल्विन, केल्विन में ही उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इस एनर्जी को क्या मान सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मान सकते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक बैरियर के ऊपर डिपेंड करती है। वो बैरियर कौन सा होता है, हमारा एनर्जी बैरियर, वो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है। इसीलिए इस ई को किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, ई ए के इक्वल लिख सकता हूं। अब इस एफ की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। एफ की वैल्यू क्या हमारे पास, ई माइनस ई ए बाय आर टी, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हुआ है हमारा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और जो हमारे पास क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, रेट कांस्टेंट के साथ। किसके साथ लिंक होता है, डायरेक्टली रेट कांस्टेंट के साथ लिंक होता है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ के बी लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू जेड ए बी डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये मेरे पास यहाँ क्या हुआ, कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन आई। लेकिन जो ये फैक्टर है हमारे पास, कौन से फैक्टर की बात कर रहा हूँ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की यहाँ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स की यहाँ बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव कोलिजन इटसेल्फ क्या होती है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो क्या होता है एनर्जी फैक्टर, और दूसरा क्या हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर। इन दो फैक्टर के ऊपर क्या होगा, हमारी जो ये इफेक्टिव कोलिजन्स होगी वो डिपेंड करेगी। तो हम जैसे इनको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, तो हमें थोड़ी लिटिल बिट क्या होती है, इस इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिली, क्योंकि जो वो दोनों फैक्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कि जब भी हमारी इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो उन दो फैक्टर को जरूर कंसीडर किया जाना चाहिए। चलो उनको देखते हैं हम, कौन से वो दो फैक्टर हैं और कैसे उनको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। क्या जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन आई, के इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। जब हमने स्टडी किया, हम बात बोल रहे हैं कि बार बार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर। और जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो इन टर्न दोबारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे पास दो फैक्टर के ऊपर। कौन से दो फैक्टर, हमारे पास एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। अब एनर्जी फैक्टर के बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी है। एनर्जी फैक्टर से मतलब क्या है, हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी फैक्टर से मतलब क्या है, हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से मतलब है, यानी कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो पोजेस करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, तो फिर क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। यानी एक फैक्टर को वो क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा। कौन, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होने वाली है वो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उन्होंने एक फैक्टर को पार कर लिया। कौन से फैक्टर को पार कर लिया, हमारा एनर्जी फैक्टर को। अगर इतनी एनर्जी नहीं है, अगर इतनी एनर्जी नहीं है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, तब केमिकल रिएक्शन में जो इफेक्टिव कोलिजन्स होने वाली हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स होने वाली है वो नहीं होगी। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट तो हमें पहले भी पता था, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट तो हमें समझ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टर है, वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में क्या होता है, देखिए मैं इसको ओरिएंटेशन फैक्टर को समझाने के लिए केमिकल रिएक्शन लिख लेता हूं। क्या कर लेता हूं, केमिकल रिएक्शन यहां लिख लेता हूं ओरिएंटेशन फैक्टर को समझाने के लिए। देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, क्या है मेरे पास दोस्तों, मिथाइल ब्रोमाइड है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, हाइड्रोक्सल आयन के साथ। या फिर मैं बोल सकता हूं मेरे पास क्या है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको ये अच्छे से पता है कि कार्बन और अगर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करूं, तो जो ब्रोमीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आएगा। और जो कार्बन होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आएगा। और वहीं हम किसकी बात करें, हाइड्रोक्सल आयन, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, हमारे पास
नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, कार्बन। अब ये कार्बन पे अटैक करना चाहता है, अब अटैक करेगा तो इसको ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन कैसी हो सकती है, उसको एज्यूम करके देखते हैं हम। लेट्स सपोज फर्स्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ये OH नेगेटिव आया और यहीं से डायरेक्ट आने के बाद यहां से अटैक करने की कोशिश करता है, सामने से जाने की कोशिश करता है, यानी फ्रंट से जाने की कोशिश करता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ब्रोमीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। हाइड्रोक्सिल पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो फिर क्या ये अटैक होने देगा, नहीं, ये कार्बन के पास इसको पहुंचने ही नहीं देगा। यानी कि ओरिएंटेशन क्या हो चुकी है, यहाँ गलत हो चुकी है। यानी कि मॉलिक्यूल्स को अटैक करने के लिए, आपस में कोलाइड करने के लिए ओरिएंटेशन का प्रॉपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, इफेक्टिव कोलिजन यहाँ नहीं होगी। इफेक्टिव कोलिजन क्यों नहीं हुई यहाँ पर, इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं हुई, इसका कारण क्या था, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या कारण था इसका, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कारण था। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या होता है, हम यही लेते हैं, हमारे पास क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल है और Br नेगेटिव यहाँ, Br है ना, Br नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और कौन आ रहा है, OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आ रहा है। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, वो सामने से अटैक ना करके कहां से अटैक करना कोशिश कर दे, बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करना शुरू कर दे। अब एक बात बताइए, चार्ज तो क्या है, यहां ज्यादा था ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का चार्ज। वैसे तो हर एक एटम के ऊपर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होता है, लेकिन ब्रोमीन क्या था, यहाँ पे साइज बड़ा था, बल्कि साइज था, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो ज्यादा जल्दी से उसको क्या कर देगा, जो OH नेगेटिव उसके पास आ रहा है उसको रिपेल कर देगा, धक्का लगा देगा, तो उस पर रिएक्शन होने देगा। लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज क्या है, छोटा है, छोटा साइज है, दूर है, काफी दूर है, थोड़ी सी रिपल्शन कर रहा है, क्या बिगाड़ देगा, क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो धक्का करके क्या कर देगा, वो यहाँ रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन कर देगा तो क्या बनेगा, एक पहले आपका इंटरमीडिएट बनेगा। कैसा इंटरमीडिएट, इस तरह से ये OH नेगेटिव, यहाँ पे ये Br, यहाँ ये H और ये H। एक टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड क्या हो रही है, डिसोसिएशन, ये क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो स्टेज आती है बीच में, ये कौन सी स्टेज है हमारी, इंटरमीडिएट। कौन सी स्टेट है हमारी यहाँ, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही बात रखी है। जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है हमारे पास, वो हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। कितने ऑर्डर से बनती है, 10⁻³ to 10⁻⁵ सेकंड के ऑर्डर के लिए बनती है। तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH, और Br नेगेटिव क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी। यानी कि ओरिएंटेशन का प्रॉपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन यहाँ हो सकती है। इस बात को हम ना दूसरे वे में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे वे में कैसे, जिस भाषा में आप अच्छे से समझते हैं उस भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे समझने की कोशिश करेंगे अपनी भाषा में। ये मानिए यहां क्या है, कोई सुंदर सी लड़की खड़ी है यहाँ, ठीक है, कौन खड़ी है, सुंदर सी लड़की खड़ी है, और यहाँ क्या है, एक लड़का है, बॉय, ठीक है। तो वो क्या करना चाहता है, उसको अप्रोच करना चाहता है। लेट्स सपोज क्या है, उस लड़की के साथ कौन कौन चल रहे हैं, उसकी मम्मी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर उसका कौन चल रहा है अभी, उसकी बहन चल रही है, और यहां उसका कौन चल रहा है, पापा चल रहा है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर बॉय को क्या करना है, अप्रोच करना है, बॉय को क्या करना है, अप्रोच करना है, उसको किसी भी काम के लिए अप्रोच करना है, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट यहां से आ सकता है, वो डायरेक्ट यहां से आ ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, है ना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो क्या कर सकता है, वो सोच विचार कर सकता है। कैसा सोच विचार, कि ये तो आगे चल रही, इधर इधर है, तो फिर क्या कर सकता है, वो अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है। तो यहां से आगे उसको क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है और अपनी बातचीत कर सकता है। तो इसी तरह से क्या होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। देखो ये एग्जाम्पल जब मैंने दिया होगा ना, बहुत सारों के दिमाग में ना बहुत ज्यादा खुराफाती आइडिया आने शुरू हो गए होंगे, है ना। बस इसको क्या करना है, हमें यहाँ को रिलेट करना बस खाली केमिकल रिएक्शन के साथ, और कुछ नहीं समझना है यहाँ। ये बस एक एग्जाम्पल था और उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है, तो अब हमने क्या कर चुके हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स का कंसेप्ट यहां समझ में आ चुका है। तो एक फैक्टर और आ चुका है हमारे पास, कौन सा, ओरिएंटेशन फैक्टर। कौन सा फैक्टर आ गया, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर देता हूं, लिटिल बिट मॉडिफाई कर देता हूं। कैसे, k इज इक्वल्स टू p z a b e की पावर माइनस e a बाई आर टी। ये जो P आया है ना, ये P को क्या बोलते हैं हम, ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर बोल सकते हैं, स्टीरिक फैक्टर बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को ना, ये पूरी हमारे पास क्या जो इक्वेशन मिली है आपको, ये कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन है। इसको कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ कंपेयर करना, हमें एरिनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। एरिनियस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e a बाय आर टी, है ना। यही हमारे पास क्या थी, एरिनियस इक्वेशन थी। अब देखिए ये वाली चीज यहां पर भी है, तो फर्क किस चीज का है, इस चीज का फर्क है ओरिएंटेशन फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और यहां पर क्या है, ए है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को ये जानकारी मिल रही होगी यहां से अच्छे से कि ए किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, P इंटू जेड ए बी के इक्वल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं किसके बीच, एरिनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन के बीच हमारे पास क्या एक रिलेशन है, और इस तरह से हम इस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि जो ये कोलिजन थ्योरी है, ये भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल तो रही, क्योंकि इसने कंसेप्ट लिया एनर्जी फैक्टर का भी, ओरिएंटेशन फैक्टर का भी। और जो हमारे पास कौन था, एरिनियस, उसने किसका कंसेप्ट लिया था, एनर्जी फैक्टर का। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ हमारे पास, जो इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, इसने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमको क्या माना था, टाइनी हार्ड स्फीयर्स माना था, और इसने काफी रिएक्शंस को एक्सप्लेन भी किया, लेकिन इसने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को नहीं लिया, किसने, कोलिजन थ्योरी ने। इसलिए क्या हुआ, ये थ्योरी लेटर ऑन क्या हुई, थोड़ी डिस्कार्ड हुई, और उसके बाद कौन सी नई थ्योरी आई, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आई। और तो वो हमारे पास क्या है, जो हमारे हायर लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं आईआईटी, जेई की, नीट की, है ना, तो इन एग्जाम्स में उसमें से कभी कभी एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो हम उसके ऊपर बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ऊपर। और जो हमारे +2 लेवल की बात है वो यहीं तक है, हमारे पास क्या है, कोलिजन थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ आज हमारा क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। और इतना ही आप सबके बीच, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे, जो हमारे किस लेवल के होंगे, नीट लेवल के होंगे, आईआईटी जेईई लेवल के होंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद आपको क्या होगा, असाइनमेंट इश्यू कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।